बैलेंस शीट के अंदर एज आई टोल्ड यू एक साइड पे एसेट्स दिखाए जाते हैं, एक साइड पे लाइबिलिटी दिखाई जाती है, लाइबिलिटी के साथ ओनर का पैसा भी दिखाया जाता है। वापस चर्चा कर रहे हैं अब हम हमारी बैलेंस शीट के बारे में। तो इन बैलेंस शीट आपके जितने भी एसेट्स होते हैं ना, वो इक्वल होंगे आपकी लाइबिलिटीज के एंड इक्विटी के। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए। आज मेरे बिजनेस को आज मेरे बिजनेस को एक मशीनरी खरीदने की जरूरत है। तो मुझे बताइए कि मैं उस मशीनरी को कैसे खरीद सकता हूँ। आशीष जी, या तो मैं डायरेक्टली कैश देके खरीद सकता हूँ, है ना, या लोन ले सकता हूँ। या मैं लोन लेके खरीद हम्म सकता हूँ, हम्म है ना। हम्म हम्म अब अगर मैं कैश देके खरीद रहा हूं, अपना पैसा देके खरीद रहा हूं, तो एक तरीके से मैं अपनी इक्विटी के अंदर से पेमेंट कर रहा हूं, हम्म, है ना। बिल्कुल। और दूसरा है लोन लेके खरीद सकता हूं, यानी कि मैं लाइबिलिटी लेके कर रहा हूं। हम्म ये इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। हम्म दिस इक्वेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज। एसेट्स हमेशा आपकी लाइबिलिटी और इक्विटी के सम के टोटल होते हैं, ठीक है। हम्म क्योंकि आप एसेट या तो उधार से खरीद सकते हो या फिर अपने पैसे से खरीद सकते हो, सिंपल सी बात है ना। हम्म अब एक और चीज, हमें बैलेंस शीट के अंदर ये बताना पड़ता है, बाइफरकेशन देनी पड़ती है कि कौन से एसेट्स हमारे करंट एसेट्स हैं और कौन से एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट एक ऐसा एसेट है, करंट एसेट इज एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। यहां पे लोगों की डेफिनेशन जनरली रुक जाती है। बट यूएस गैप क्या कहता है? यूएस गैप कहता है कि करंट एसेट एक ऐसा एसेट है विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बिजनेस करता हूं कपड़ों का, जीन्स का, ठीक है, अगर जीन्स का बिजनेस करता हूं मैं, तो जीन्स मेरे लिए इन्वेंट्री है ना, मेरे लिए एक एसेट है। वो इन्वेंट्री को मैं 1 साल के अंदर अंदर बेच के पैसे कमा लूंगा, है ना। दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ करंट एसेट, ठीक है। बट अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्लीज। एक कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर उनको अपना प्रोडक्ट बनाने में बहुत समय लगता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो शिप बनाती है, याचेस होती है ना, बड़ी बड़े शिप्स होते हैं, क्रूज शिप्स वगैरह। हम्म अब वो क्रूज शिप 1 साल में तो नहीं बन पाता, उसको तो बनाने में समय लगता है ना। हम्म तो ऐसी कंपनी तो कभी भी किसी चीज को इन्वेंट्री दिखाई नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक हम्म साल में उसको बेच के कैश नहीं कमा सकते, क्योंकि 1 साल में तो वो बिकेगा ही नहीं। हम्म, क्या आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है मैं कहां पे क्या पॉइंट करना चाह रहा हूं, बिल्कुल। है ना। एक और एग्जांपल, कई लिकर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लिकर मैन्युफैक्चरिंग में भी कई बार 1 से ज्यादा साल लग जाता हम्म है ना। तो अब क्या करे वो कंपनी, है ना, वो तो कभी अपने किसी एसेट को इन्वेंट्री दिखाई नहीं पाएगी। तो इसीलिए इन्वेंट्री या फिर करंट एसेट कोई, करंट एसेट सिर्फ इन्वेंट्री नहीं होता, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। और भी करंट एसेट होते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी तो आपको एक करंट एसेट है, किसी ने, आपने किसी को उधार पे माल बेचा हुआ, उसने आपको पैसे देने हैं, वो भी तो आपका एक एसेट है ना। सो करंट एसेट्स आर द एसेट्स which can be converted into cash within 1 year, or one business cycle, whichever is longer। यानी कि कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक बिजनेस साइकिल के अंदर। व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल इज रॉ मटेरियल खरीदना, उसको फैक्ट्री में भेजना, फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन करवाना, उस प्रोडक्शन को करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस में शिफ्ट करना, उस वेयर हाउस से फिर हमारे सेलर के, हमारे, हमने उसको सेल कर दिया और पैसे रिकवर कर दिए। ये पूरा एक बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। तो हम्म अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम करना
1 साल से ज्यादा का है तो भी वो उसको करंट एसेट बता सकता है। क्यों? वरना वो तो कभी किसी चीज को इन्वेंट्री नहीं बता पाएगा। लॉजिक समझ रहे हो आप इस बात? हम्म। दानिश, परवेश जी, सैफी जी, समझ में आ रहा है? जी जी। दीपक जी, समझ में आ रहा है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है सर। है ना? चलिए, अब है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में उन्होंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी कि भैया जो एसेट करंट नहीं है वो नॉन करंट है। अगर कोई एसेट 1 साल के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहा कैश में, या फिर एक बिजनेस साइकिल में कन्वर्ट नहीं हो रहा कैश में, तो वो आपका नॉन करंट एसेट है। सो जो भी करंट एसेट की डेफिनेशन में फिट नहीं होता, वो आपका नॉन करंट एसेट हो जाता है। अब एक चीज याद रखना, डेफर्ड टैक्सेस, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा एक नॉन करंट एसेट है, भले ही वो एक ऐसा डेफर्ड टैक्स है जो अगले साल ही यूटिलाइज होने वाला हो, तब भी वो एक नॉन करंट एसेट माना जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट इज ऑलवेज अ नॉन करंट एसेट, एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी? ठीक है। यहां तक की कहानी समझ आ गई? हम्म। अब हम बात करते हैं सेम बात लाइबिलिटीज को लेके, क्योंकि हमें हमारी लाइबिलिटीज को भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर बाइफरगेट करके दिखाना पड़ता है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी है तो मतलब हमने पेमेंट करनी होगी, है ना? हमने पे करनी होगी। तो current liabilities are those liabilities which are to be paid within 1 year or one business cycle, whichever इज लॉन्गर। is longer। जो भी समय इसमें लंबा हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 ईयर के अंदर पेमेंट हो जाए, किसी चीज की पेमेंट करनी हो, वो ड्यू हो, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर वन बिजनेस साइकिल किसी बिजनेस की 14 महीने की है, तो अगर कोई पेमेंट 14 महीने में होने वाली है ना, कोई लाइबिलिटी 14 महीने के अंदर भी मैच्योर होने वाली है, बिकॉज आपकी बिजनेस साइकिल 12 महीने की नहीं 14 महीने की है, तो भी वो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है? और हम्म। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हो गई जो करंट लाइबिलिटी नहीं होती। सिंपल सी बात है। एंड इसके अंदर भी ये एग्जांपल हमेशा याद रखना है, एमसीक्यू आपको हमेशा इस क्वेश्चन पे पूछेगा कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है? अगर वो 6 महीने में पे होने वाली है या 6 महीने में यूटिलाइज होने वाली है, वो भले ही कल यूटिलाइज होने वाली हो, अगर वो डेफर्ड टैक्स है तो वो हमेशा नॉन करंट रहने वाला है। नॉन करंट एसेट इफ इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी इफ इट इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या यहां तक की मेरी सारी बात सबको क्लियर है प्लीज? परफेक्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छा। परफेक्ट सर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। प्लस इक्विटी, है ना जी? अब ना इसके अंदर इक्विटी पोर्शन को भी पढ़ते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको पता है, बैलेंस शीट तो तभी बैलेंस होती है, उसे बैलेंस शीट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बैलेंस आउट भी होती है। जो सम एसेट्स का बनेगा वो लाइबिलिटी और इक्विटीज का मिला के बनेगा, है ना? हम्म। बैलेंस शीट बैलेंस होती है। अच्छा, एक और चीज बता दो, कभी जिंदगी में बैलेंस शीट बना रहे हो और उसमें अगर 10,000 रुपए की गलती आ रही है, तो या तो गलती आपने 5,000 की करी है, या तो आपने गलती 20,000 की करी है। 5,000 की गलती ढूंढो या 20,000 की गलती ढूंढो, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। व्हेन वन थिंग गेट्स डेबिटेड, द अदर गेट्स क्रेडिटेड। तो आप लोगों ने क्योंकि बैलेंस शीट मैच ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज डेबिट हो रही है, दूसरी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रही है ना? तो अगर आपकी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होती और अगर उसमें 10,000 का फर्क आ रहा है, तो गलती ढूंढना या तो 5,000 की या 20,000 की, क्योंकि आपने उसका डबल इफेक्ट की गलती करी है। ठीक है ना? हमेशा गलती डबल इफेक्ट की हुई होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्विटी। इक्विटी जब मन में आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शार्क टैंक मत बोलना, ठीक शेयर है? होल्डर फंड। हाँ, कहीं ना कहीं यस। तो यानी कि कंपनी के ओनर्स का पैसा। हम्म।
ओनर्स मनी हुई ना, Right. इक्विटी, राइट। अब ये जो ओनर्स मनी है, ये इक्विटी कुछ चीजों के अंदर बाइफरकेटेड होती है, ठीक है। उसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, इक्विटी के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी होते हैं जिनको मिला के हम इक्विटी बोलते हैं। जैसे नंबर वन, यूएस टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यूएस गैप के हिसाब से पढ़ना है। तो हम बोलते हैं सबसे पहले कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? शेयर कैपिटल। कॉमन स्टॉक क्या होता है? Here's the शेयर कैपिटल। एंड इससे रिलेटेड एक नोट लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पेन लेना बुड्ढा जिंदगी भर जब तक अकाउंटिंग कर रहे हो, जिंदगी भर जब तक कॉपी अकाउंटिंग पेन कर लेना रहे हो, कॉमन स्टॉक के अंदर सिर्फ एक शेयर की फेस वैल्यू जाएगी, यानी कि उसकी पार वैल्यू। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट का आइडिया है, तो रिलायंस का 10 रुपए का शेयर 1700 1500 रुपए का भी बिक सकता है मार्केट में, है ना। 10 रुपए का शेयर प्रीमियम पे बिक जाता है ना। तो याद रखिएगा, कॉमन स्टॉक के अंदर हमेशा जो क्रेडिट होगा अमाउंट, दैट इज गोइंग टू बी द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ओनली, यानी कि द पार अमाउंट, ठीक है। तो अगर सर मैंने शेयर अपनी कंपनी का बेचा, और मेरी कंपनी का जो शेयर था, वो शेयर था $10 फेस वैल्यू का, लेकिन इस शेयर का जो सेल प्राइस था, क्यों क्यों सर सेल प्राइस? कि सर मैं रिन्यूएबल सोर्सेज में काम करता हूं, आजकल मेरा सेक्टर बूम पे है, दुनिया को मेरे अंदर इन्वेस्ट करना था, तो मैंने तो 10,000 शेयर बस निकाले, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई 1 लाख। तो ऑब्वियसली जिस चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, उसका प्राइस भी ज्यादा, मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाता है। गोल्ड क्यों महंगा है? क्योंकि वो रेयर है ना। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो ये भले ही 10 फेस वैल्यू का शेयर था, लेकिन इसका सेल प्राइस, यानी कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जज होती है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो थी सर $40 की। $40 का एक शेयर बिका है हमारा। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे? पहले इसकी जर्नल एंट्री के बारे में बात करते हैं। जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है? हमारे पास आया क्या? बैंक हमारे पास आया कैश। कैश है कैश आया हमारे पास, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज कैश इज एन एसेट, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना कैश आया मेरे पास? 10 या 40? सामने वाला 10 की चीज 40 में खरीद रहा है मुझसे, तो मुझे तो 40 ही दे रहा है ना। मेरे पास तो 40 आया, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया $40 से। टू, मैंने आप लोगों को क्या बताया? ये शेयर कैपिटल में जाएगा अमाउंट, है ना। टू शेयर कैपिटल, यानी कॉमन स्टॉक अकाउंट। शेयर कैपिटल को यूएस के अंदर कॉमन स्टॉक कहते हैं। कॉमन 10 स्टॉक में फेस अमाउंट से ज्यादा कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। 10 रुपीज तो आप बताइए यहां पे मैं कितना अमाउंट क्रेडिट 10 करूंगा 10 पेश जी? $10, हम्म है ना। बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर $30 आ रहा है यहाँ पे। बैलेंसिंग फिगर, व्हाट इज दिस? प्रीमियम This is the additional amount which I have got on the issue of my share of 10 rupees face value. 30 $30 is the additional amount which I have got, है ना। इसे क्या बोल देंगे फिर हम? इसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होते, आप सीए के बच्चे होते अगर आप, तो आप लोग इंडिया में इसको बोलते सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। यूएस के अंदर आप इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये पैसा भी तो ओनर से ही रिलेटेड है, बताइए। ये पैसा भी तो ओनर से ही रिलेटेड है। आशीष जी कहीं खो गए? नहीं नहीं, यहीं पे है, यहीं यहीं पे। पे है ना। सही बात। तो ये भी तो ओनर से रिलेटेड पैसा है मेरा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। इक्विटी के अंदर जैसे हम्म। कॉमन स्टॉक आता है, वैसे ही एडिशनल पेड इन कैपिटल, यानी कि जब आप शेयर्स को इशू करते हो, तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ओवर द फेस अमाउंट, दैट इज ऑल्सो द अमाउंट रिलेटेड टू द ओनर्स। दैट इज वाई इवन दैट अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। क्या ये बात क्लियर है सभी? सर, ये एग्जांपल दे रहे हैं आप, जब आईपीओ आता है उस टाइम का। हाँ, जब देखो आईपीओ आए या फिर हम्म एफपीओ, फर्दर पब्लिक उस ऑफर टाइम। हो, तब समझ। भी तब भी जनरली क्या होता है, शेयर एक कमोडिटी है यार, फाइनेंशियल हम्म कमोडिटी है।
और हम्म आप मुझे बताइए, किसी भी चीज का प्राइस कैसे सेट होता है? किसी भी चीज का प्राइस ऐसे सेट होता है कि डिमांड क्या है मार्केट के अंदर और सप्लाई क्या है। हम्म अगर डिमांड आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं रेडी हूं 10 रुपए की चीज के लिए 50 पे करने के लिए। हो सकता है दीपक जी को और ज्यादा पोटेंशियल दिखे उसकी इन्वेस्टमेंट के हम्म अंदर, तो वो बोले कि मैं तो भैया 60 भी देने को राजी हूँ। हम्म आशीष जी, हो सकता है आपको और पोटेंशियल दिखे, आपको इनसाइडर नॉलेज आई हो, हम्म तो आपने बोला मैं तो 70 देने को राजी हूँ। तो ये जो एवरेज एक प्राइस डिसाइड होता है, ये मार्केट डिसाइड करती है, ये हमारा कंज्यूमर पैटर्न और बिहेवियर डिसाइड करता है। तभी लोगों का इंटरेस्ट हटते ही प्राइसेस गिर जाते हैं। सोचो क्या हुआ था नेस्ले के साथ, जब हम्म मैगी के अंदर लेड आया था, अगले ही दिन स्टॉक मार्केट में पिट गया मैगी। हम्म नेस्ले के शेयर्स अगले ही दिन जीरो हो गए। जीरो नहीं हुए, बहुत कम हो गए। हम्म क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत इफेक्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, हम्म आगे चलते हैं। इक्विटी के अंदर जैसे ही ये दो एलिमेंट्स थे, और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं क्या? क्या मैं इसको नीचे कर सकता हूँ? हाँ जी। तो जो तीसरी चीज है वो है क्या? आप मुझे बताइए, अगर किसी बंदा, एक कोई इंसान बिजनेस चला रहा है, इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है? उस व्यक्ति का पैसा, है ना, ओनर्स का पैसा। सही बोल रहा हूं मैं सैफी हम्म जी? है ना? तो ओनर्स के पैसे में ओनर का लगाया हुआ पैसा आ गया, ओनर ने उस शेयर को खरीदने के लिए अगर कुछ एडिशनल दिया था वो हो गया। अरे अब ये बिजनेस चलेगा, पैसा कमाएगा, तो ये बिजनेस पैसा किसके लिए कमा रहा है? ओनर्स के लिए कमा रहा है। बिजनेस अपनी कमाई का पैसा एक संदूक में रखता है, संदूक में, एक ट्रेजर में रखता है। ठीक है, उस ट्रेजर को, उस संदूक को कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि आपकी रिटेन्ड हम्म अर्निंग। आप बताइए, आप लोग भी जो सैलरी कमाते होंगे उसका एक पोर्शन खर्चते होंगे, एक पोर्शन सेव करते होंगे, राइट? वैसे ही बिजनेस करता है, बिजनेस जो कमाता है उसका एक पोर्शन वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देता है सेविंग के पर्पज से, विच इज कॉल्ड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं इसको टेक्निकली? प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अपने ही कमाए हुए पैसों को प्लो बैक करके वापस धंधे में री इन्वेस्ट कर देना इज कॉल्ड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। है ना? तो हम्म रिजर्व्स एंड सरप्लस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अब एक और चीज जो इक्विटी का पार्ट है, वो क्या है? जनरली क्या होता है? जनरली ये शेयर होल्डर्स होते हैं और ये एंटिटी है। शेयर होल्डर कंपनी को कैश देता है और बदले में कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है? शेयर देती है। जनरली ऐसा ही होता है ना? राइट? जनरली ऐसा होता है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। क्या? कि कंपनी शेयर होल्डर को क्या कह रही है कि ये ले यार, तू पैसे ले ले, और जो तेरे पास मेरे शेयर पड़े हैं ना, वो शेयर मुझे वापस बेच दे, शेयर दे दे। इस ये भी होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई कोई गैस करना चाहेगा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, सरप्लस मेरा मनी। मानना ये है कि अगर हम क्यों पे फोकस करेंगे ना, तो हमें कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बायबैक ऑफ शेयर। हाँ जी, यस, वेरी राइट बायबैक ऑफ। दीपक जी। बट ऐसा सरप्लस। जनरली कंपनीज करती क्यों है? कंपनी इसलिए करती है क्योंकि, आप मुझे बताइए, कंपनी ने अपने मार्केट के अंदर से शेयर्स को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में थे वो कम हो गए, खरीदार अभी भी उतने ही है, तो डिमांड बढ़ गई एक तरीके से, जिसके कारण प्राइस इंक्रीज करने लगा मार्केट में शेयर का। तो ये प्राइस मैनिपुलेशंस के लिए जनरली कंपनी करती है। और भी रीजन होता है। कंपनी इसलिए भी करती है क्योंकि कंपनी को क्या करना है, शेयर के साथ कंट्रोल भी तो जाता है, वोटिंग पावर भी तो जाती है। कंपनी नहीं चाहती अपनी वोटिंग पावर डाइल्यूट करनी, वो चाहती है कि कुछ लोगों के हाथ में ही वोटिंग पावर रहे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज रहे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर्स, वो कंपनी के पास ही रहे। इसीलिए कई बार कंपनीज कैश देती है मार्केट में और अपने ही शेयर्स खरीद लेती है। दिस प्रोसेस, अगर मैं बोलूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे बोलते हैं एग्जैक्टली वही जो दीपक जी ने बोला, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या कहते हैं? यूएस ट्रेजरी। के कॉन्टेक्स्ट में इसे कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। क्या ट्रेजरी। कहते हैं? ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक।
एंड बिकॉज ये एक उल्टी प्रक्रिया है, जनरली कैश आता है और हम शेयर देती है, कंपनी शेयर देती है, ये एक उल्टी प्रक्रिया है। तो इसीलिए चौथी चीज जो है, ट्रेजरी स्टॉक, ये एक नेगेटिव बैलेंस है। क्या है? नेगेटिव बैलेंस है इक्विटी के अंदर। ये नेगेटिव से शो किया जाता है क्योंकि कॉमन स्टॉक पॉजिटिव बैलेंस है और वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कितने फेस वैल्यू अमाउंट के शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। ट्रेजरी स्टॉक ये बताता है कि हमने मार्केट से शेयर खरीद लिए और अपने पास रख दिए। पूरा एक चैप्टर आएगा ट्रेजरी स्टॉक पे आप लोगों का, ठीक है? पूरा का पूरा एक चैप्टर है ट्रेजरी स्टॉक पे। ये होता है हमारा इक्विटी। हम्म, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर जो हमने पढ़ा, एक बारी उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर वन, बैलेंस शीट जो होती है वो बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, बैलेंसेस अकाउंट के बैलेंसेस को दिखाती है, जो बैलेंसेस आने वाले सालों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स से मिलके बनी होती है बैलेंस शीट, इन्हीं के बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड होती है एसेट्स की, दूसरी होती है लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की। इक्विटी पोर्शन वो अमाउंट है जो अमाउंट हमारे ओनर्स को रिलेट करता है, राइट? जो अमाउंट हमारे ओनर्स को रिलेट करता है। जस्ट अ सेकंड, चार्जर लगा दो। हाँ जी। तो जो अमाउंट हमारे ओनर्स को रिलेट करता है वो हमारा इक्विटी होता है। अब एसेट और लायबिलिटी के बारे में हमने ये पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा एसेट हमें कब कैश देगा या कौन सी लायबिलिटी हमने कब पे करनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज को बाइफरगेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट कोई भी एसेट है जो एक साल के अंदर अंदर हमें कैश दे देगा। करंट एसेट कोई भी एसेट है जो हमें एक साल के, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस परफेक्ट। ओके, वेरी गुड, मेरे को विजिबल नहीं थी, कोई नहीं। सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो हमें एक साल के अंदर अंदर कैश दे देंगे। इट विल लिक्विडेट इनटू कैश विद इन 1 ईयर और 1 बिजनेस साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर। 1 बिजनेस साइकिल वाली बात आप लोग कभी मत भूलना प्लीज। स्टूडेंट्स इस चीज को मिस कर देते हैं, ठीक है? और ये भी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है नोट्स टू दी अकाउंट्स, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है?